दोस्तों, मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करें तो पहला संप्रदाय इसमें आता है संरचनावाद। संरचनावाद का प्रारंभ विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी से किया गया था और ये 1879 में जब इन्होंने जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, वहीं से संरचनावादी विचारधारा विलियम वुंट के द्वारा प्रारंभ हो गई थी। लेकिन दोस्तों, आगे चल के विलियम वुंट के शिष्य टिचनर ने 1892 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना की। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये, अगर आपसे पूछे कि संरचनावाद का प्रारंभ किसने किया, तो संरचनावाद का प्रारंभ जो है वो प्रारंभ कहलाएगा विलियम वुंट। विलियम वुंट ये संरचनावादी विचारधारा का प्रारंभ है, संरचनावादी विचारधारा का प्रारंभ है। लेकिन यही विचारधारा आगे चल के विलियम वुंट के शिष्य टिचनर के द्वारा एक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया गया। इस संरचनावाद को अंतर्निरीक्षणवाद या अस्तित्ववाद भी कहते हैं। याद रखिए, दो वर्ड्स हैं, अंतर्निरीक्षणवाद और अस्तित्ववाद। अंतर्निरीक्षणवाद क्यों, इंट्रोस्पेक्टिव क्यों कहते हैं, इसको समझिए आप। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन भी किया था कि विलियम वुंट ने अपने प्रयोज्यों को यह कहा था कि आप आपके मन की संरचना को देखिए और मन की संरचना को देखकर समझकर उसका अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर व्यक्ति जिस पर प्रयोग किए जा रहे थे या जो विलियम वुंट के प्रयोज्य थे वो उनकी मन की संरचनाओं को जानने की कोशिश कर रहे थे। किसके द्वारा? अंतर्निरीक्षण के द्वारा, स्वयं में अंदर झांकते हुए। इसीलिए इसको अंतर्निरीक्षणवादी विचारधारा भी कहा गया और आगे चल के इस संप्रदाय का नाम अंतर्निरीक्षण संप्रदाय भी कहलाया। अस्तित्ववादी क्यों? अस्तित्ववादी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ मन की संरचना के अस्तित्व को लेकर कि वो किस तरह का है, कैसा है, इसको लेकर प्रयोग किए गए थे, काम किया गया था, इसलिए अस्तित्ववादी संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। आगे चलते हैं। इस संप्रदाय में मनोविज्ञान की विषय वस्तु को चेतन अनुभूति माना गया था। देखिए, चेतन अनुभूति का मतलब होता है कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। चेतन का मतलब हम जो लाइव सिचुएशन में हैं वो चेतन, और इस चेतन अवस्था में जो अनुभव होते हैं उन्हें कहते हैं चेतन अनुभूतियाँ। कैसे? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं और मेरी बात को समझ रहे हैं, तो आप चेतन अवस्था में हैं और मेरी बात जो आपके अनुभव में बन रही है ये आपकी चेतन अनुभूतियाँ। तो संरचनावादी संप्रदाय टिचनर चेतन अनुभूतियों को अपना अध्ययन का विषय मानते हैं या ये कहते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो चेतन अनुभूतियों का अध्ययन है। टिचनर ने चेतन या मन में अंतर किया। इन्होंने कहा कि चेतना अलग चीज है और मन अलग चीज है। जैसे कि अपन ने पीछे पढ़ा था मनोविज्ञान का विकास क्रम, तो मनोविज्ञान पहले मन या मस्तिष्क का अध्ययन था और आगे चल के विलियम वुंट और टिचनर के द्वारा यह चेतना का अध्ययन बना। तो इन्होंने मन से चेतना का अध्ययन ऐसा कब होगा? जब मन और चेतन में अंतर होगा। देखिए, मन को विलियम टिचनर अपने हिसाब से क्या कहते हैं और चेतना को अपने हिसाब से क्या कहते हैं। तो टिचनर के हिसाब से चेतना का मतलब होता है, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है वे सभी अनुभव जो व्यक्ति को दिए हुए क्षण में उपस्थित होते हैं। दिए हुए क्षण का मतलब एक निश्चित अवधि में जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसको तय किया गया है। जैसे अभी आप मेरे साथ में हैं, तो अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये एक निश्चित क्षण हो गया, निश्चित समय हो गया। इस समय जो आप में अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, अनुभवों की उपस्थिति हो रही है, उसे कहा जाएगा चेतना। मतलब हम अभी कॉन्शियसनेस में हैं या चेतन अवस्था में हैं। और मन के लिए क्या कहते हैं टिचनर? देखो, मन का मतलब वे सभी अनुभव जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होते हैं। दो फर्क हैं। चेतन तो क्या, दिए हुए क्षण में उपस्थित अनुभव, और मन में क्या, ऐसे अनुभव जो जन्म से ही मौजूद होते हैं। जैसे आज अगर मैं आपसे पूछूं तो कई सारे अनुभव आप में निहित हैं। आप कहेंगे हम बचपन में ऐसे खेलते थे, हमारी मम्मी पापा हमें ऐसे केयर करते थे। वो सारे के सारे अनुभव जो जन्म से आप में लगातार बन रहे हैं वो मन में कहीं ना कहीं हैं, अचेतन मन में कहीं ना कहीं स्थित होते हैं। इसलिए मन तो जन्म से प्राप्त होने वाले अनुभवों को कहा जाता है, या मन में जन्म से प्राप्त होने वाले अनुभव निहित होते हैं, उपस्थित होते हैं। जबकि चेतन में किसी निश्चित दिए हुए क्षण में प्राप्त होने वाले अनुभव निहित होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो क्लियर हुआ आपको चेतना किसे कहते हैं और मन किसे कहते हैं टिचनर के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इन्होंने जब मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहा, मन से अलग कहा और मन से पृथक किया, तो चेतना का अध्ययन उन्होंने आगे
डेवलप किया। और चेतना का अध्ययन करते हुए टिचनर ने इसके 3 तत्व बताए। इन्होंने कहा कि चेतना जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनी है। एलिमेंट का मतलब किसी भी चीज को बनने में जो जो चीजें शामिल होती हैं वो उसके तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इनका कहना है कि चेतना कब होगी? जब इसमें 3 एलिमेंट्स या तत्व मौजूद होंगे। देखिए, पहला तत्व कौन सा दोस्तों? पहला है संवेदना, दूसरा है भाव या अनुराग, तीसरा है प्रतिमा या प्रतिबिंब। संवेदना को समझते हैं, सेंसेशंस। व्हाट इज सेंसेशंस? संवेदना का मतलब क्या? दोस्तों, संवेदना का मतलब होता है हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इन ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव जो होते हैं। कौन से अनुभव? प्राथमिक अनुभव। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले प्राथमिक अनुभवों को संवेदना या सेंसेशंस कहा जाता है। सेंसेशंस बना है सेंसेस से। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं। देखिए कैसे काम करती है चीजें, आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम संवेदना को। अभी सिर्फ थोड़ा सा इसका लिटरेरी मीन समझ लीजिए आप। अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपका ईयर सेंस, श्रवणेंद्री जो है वो काम कर रही है। आप मुझे देख पा रहे हैं तो यह आपका आई सेंस, नेत्र की जो क्षमता है वो इस चीज को देख पा रही है। आपको अचानक बाहर कहीं खुशबू आती है, आप उसको सूंघ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हो गई। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला पहला अनुभव हो गया। देखो कैसे काम करता है ये। हमारी ज्ञानेंद्रियां पहले किसी भी बाहरी उद्दीपकों के प्रति चुनाव करती हैं और उस चुनाव वाली चीज़ों को मस्तिष्क में ग्रहण करती हैं, और मस्तिष्क में जाने के बाद हमारा मस्तिष्क इन जानकारियों की या सूचनाओं की व्याख्या करता है और व्याख्या करके उसको अर्थ प्रदान करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है संवेदना, सेंसेशंस। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले प्राथमिक अनुभवों को कहा जाता है संवेदना या सेंसेशंस। टिचनर क्या कहते हैं कि चेतन जो है उसमें पहला तत्व क्या है? संवेदना है, सेंसेशंस है। आगे चलते हैं। दूसरा भाव या अनुराग। भाव का मतलब हो गया फीलिंग्स, अनुराग हो गया अफेक्शंस। हम में जो फीलिंग्स होती हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो ये भाव, महसूस करने का भाव, फीलिंग्स जो हैं वो कब होती हैं? चेतना में होती हैं। चेतन है तो अनुभव होगा, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। देखिए कैसे। आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को सुन रहे हैं, अचानक से बाहर जोर से ठंड शुरू हो जाती है। तो ये जो बाहर जोर से ठंड हुई, इस ठंड को आपकी त्वचा के द्वारा महसूस किया गया। तो महसूस करना हो गया संवेदना। इसको महसूस करने के बाद आप में फीलिंग्स हुई। क्या फीलिंग्स हुई? कि ठंड लगने लगी है, पंखा बंद कर देना चाहिए या किसी गर्म वस्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सेंसेशंस के बाद आपके मन में जो फीलिंग हुई, ये कहलाते हैं दोस्तों भाव या अनुराग। इसके अतिरिक्त हम सब में संवेग होते हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इन संवेग और मूल प्रवृत्तियों से भी भाव, फीलिंग्स और अफेक्शंस जुड़े होते हैं। तो ये सब भी कब होते हैं दोस्तों? जब हम चेतन में होते हैं, या यूं कहें चेतन का एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है भाव या अनुराग। तीसरा प्रतिमा या प्रतिबिंब, इमेजेस। देखिए प्रतिमा या प्रतिबिंब क्या है? प्रतिमा या प्रतिबिंब का मतलब ऐसा नहीं है कि सामने एक मूर्ति बना दी महाराणा प्रताप की, ये प्रतिमा हो गई, ऐसा नहीं। प्रतिबिंब, प्रतिमा, इमेजेस का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क में बनने वाले बिंब या प्रतिमान। कैसे बनते हैं बिंब या प्रतिमान? जैसे अचानक से आप अभी मेरे साथ जुड़े हुए, बाहर जोरदार आवाज में बिजली कड़कती है। जो ही आपने बिजली कड़कने की आवाज को सुना, आवाज को सुनते ही तुरंत आपके मस्तिष्क में एक इमेज बनता, अच्छा ये जो आवाज आई ना, ये बिजली कड़कने की है। आप पढ़ रहे हैं, अचानक से किसी ने आपको आवाज दी, आपका नाम पुकारा। जो ही आपका नाम पुकारा, आपने उसकी आवाज को, वॉइस को आइडेंटिफाई किया, तुरंत आप इमेज बनी, एक प्रतिबिंब बना कि हाँ मुझे मेरी मम्मी ने बुलाया है। आप बैठे हैं, अचानक से आपको बाहर से चाय बनने की खुशबू आती है, अदरक की चाय बन रही है बहुत अच्छी वाली। जो ही आपने खुशबू महसूस की, तुरंत आपके मन में एक इमेज बनती है, हाँ अदरक वाली चाय बन रही है। ये जो इमेजेस होते हैं, बिंब होते हैं, इन्हें कहा जाता है दोस्तों प्रतिमान, बिंब या इमेजेस। तो ये तीनों चीज अगर मौजूद हैं तो कॉन्शियसनेस है,
और तीनों नहीं है तो कॉन्शियसनेस नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। आपको आगे जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि चेतन और अचेतन दोनों में क्या फर्क है। आप जान लीजिए, चेतन स्थिति कब होगी, कॉन्शियसनेस कब होगा, जब व्यक्ति को संवेदनाएं प्राप्त हो रही होगी, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव प्राप्त हो रहे होंगे, जब व्यक्ति में भाव, फीलिंग्स और अफेक्शंस बन रहे होंगे, जब व्यक्ति में इमेजेस बन रहे हैं मस्तिष्क में, तो यह अवस्था चेतन अवस्था है। और जब यह नहीं बन रहे हैं तो फिर कोई दूसरी अवस्था है, वो चेतन अवस्था नहीं है। किसके अनुसार? टिचनर के अनुसार। आगे चलते हैं। टिचनर ने इन सारी चीजों को अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान में जिस विधि को महत्व प्रदान किया दोस्तों, वो है अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। जैसा कि मैंने पीछे से बताया आपको, अंतर्दर्शन का मतलब इसमें व्यक्ति खुद अपने अंदर में देखता है, झांकता है, स्वयं का निरीक्षण करता है और फिर मस्तिष्क में बनने वाली संरचनाओं की व्याख्या करता है। इसलिए इसको बोलते हैं अंतर निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। साइकोलॉजी में इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को बहुत महत्व प्रदान किया हुआ है। यह सबसे पुराना भी और प्रारंभिक भी विधि है मनोविज्ञान को अध्ययन करने की। तो दोस्तों हमने जाना संरचनावाद। संरचनावाद को लेकर क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली, संरचनावादी विचारधारा किसने दी? तो आंसर होगा विलियम वुंट। संरचनावादी विचारधारा देने वाले व्यक्ति हमारे विलियम वुंट। लेकिन विलियम वुंट ने जब 1879 में प्रयोगशाला स्थापित की, उस प्रयोगशाला में विलियम वुंट के साथ आगे चल के टिचनर ने भी काम शुरू किया। और टिचनर क्योंकि उनका शिष्य था, तो विलियम वुंट की इस विचारधारा को टिचनर ने आगे बढ़ाया और आगे चल के इसी विचारधारा को उसने 1892 में कहां पर? कॉर्नेल विश्वविद्यालय में एक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया और वह संप्रदाय था संरचनावादी संप्रदाय। इसलिए संरचनावादी संप्रदाय के जनक पूछे तो आंसर होगा टिचनर। संरचनावाद या संरचनावादी विचारधारा की बात करें तो आंसर होगा विलियम वुंट। तो यहां पर ये चीजें हैं जो हमने डिस्कशन की, एक बार फटाफट से इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहली चीज, संरचनावादी विचारधारा के जनक कौन? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टिचनर। दूसरी चीज, ये इन्होंने कहां पर शुरू की? तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्नेल विश्वविद्यालय में। कब स्थापित किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1892 में। टिचनर ने किस किस में अंतर किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? चेतन और मन में अंतर किया। क्यों अंतर किया? क्योंकि मनोविज्ञान पहले मन मस्तिष्क का अध्ययन था, अब इन्होंने आगे चेतना का अध्ययन कहा, इसलिए दोनों में अंतर करना जरूरी था। टिचनर के शब्दों में चेतना क्या है? जिसमें किसी निश्चित दिए हुए क्षण में प्राप्त होने वाले अनुभव उपस्थित होते हैं, उसे चेतना कहेंगे। मन क्या है? मन में कौन से अनुभव शामिल होंगे? जन्म से लगातार बनने वाले अनुभव कहां शामिल होंगे? मन में शामिल होंगे दोस्तों। टिचनर ने चेतना के कितने तत्व दिए बताओ? पहला संवेदना, दूसरा भाव या अनुराग, तीसरा प्रतिमान या प्रतिबिंब। महत्वपूर्ण विधि कौन सी है संरचनावादियों के अनुसार? अंतर्निरीक्षण या इंट्रोस्पेक्टिव। तो दोस्तों यह आपने समझा संरचनावादी संप्रदाय। अब आगे हम चलते हैं अगले संप्रदाय। मनोविज्ञान का दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद या कार्यवाद। प्रकार्यवाद संप्रदाय की स्थापना 1890 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के द्वारा की गई है। विलियम जेम्स ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के माध्यम से विलियम जेम्स ने प्रकार्यवादी संप्रदाय की स्थापना की, लेकिन यह एक अनौपचारिक स्थापना थी। इसे आगे चलकर औपचारिक रूप से जॉन डीवी, एंजिल तथा कार्र के द्वारा इसको औपचारिक रूप से संप्रदाय के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों देखिए, इस संप्रदाय में किसको महत्व दिया गया था? इस संप्रदाय में मनोविज्ञान की विषय वस्तु या मनोविज्ञान का अध्ययन, चेतना को तो माना ही गया था, लेकिन चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, वाई एंड हाउ कॉन्शियस फंक्शंस, इस पर महत्व प्रदान किया गया था। दोस्तों मनोविज्ञान की विषय वस्तु इसको माना गया था। इस विचारधारा में, इस संप्रदाय में मनोविज्ञान में अध्ययन के लिए कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया गया था। किसकी कार्यात्मक उपयोगिता? कॉन्शियसनेस की, चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता पर बल दिया गया था। दोस्तों इस संप्रदाय में मनोविज्ञान की विषय वस्तु में दो चीजों को महत्व प्रदान किया गया था, मानसिक प्रक्रिया और दूसरा कार्य, मेंटल प्रोसेस और फंक्शंस। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो कोलंबिया के रहने वाले हैं, नाम उनका वुडवर्थ। वुडवर्थ प्रकार्यवादी संप्रदाय
के समर्थक हैं, प्रकार्यवादी रहे हैं। वुडवर्थ ने सीखने की प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजों को माना है जिनका संबंध कॉन्शियस के फंक्शंस के साथ में है। पहला उन्होंने माना है क्रियाविधि, दूसरा उन्होंने चालक, मैकेनिज्म और ड्राइव, दो चीजों को महत्व प्रदान किया है दोस्तों। इन दोनों का संबंध किसके साथ में है? मानसिक प्रक्रिया के साथ में है। इसके अलावा जो हमारा प्रकार्यवादी संप्रदाय है, प्रकार्यवादी संप्रदाय सीखने की प्रक्रिया में तीन चीजों को महत्व देता है। पहला, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, कंटेंट, दूसरा शिक्षण विधियां और तीसरा मापन प्रक्रिया। तीनों मिलके मस्तिष्क में संरचनाओं को महत्व प्रदान करते हैं दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं कि इसे प्रकार्यवाद विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बुक के द्वारा स्थापित हुआ और आगे चल के मनोविज्ञान का एक क्षेत्र या मनोविज्ञान की एक विचारधारा या मनोविज्ञान का एक संप्रदाय बना। तो फ्रेंड्स, प्रकार्यवाद को शुरू करने वाले व्यक्ति कौन? विलियम जेम्स। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। कब? 1890। पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने इस संप्रदाय को अनौपचारिक रूप से स्थापना की। औपचारिक रूप से स्थापना करने वाले में पहला नाम कौन? जॉन डीवी, जो कि शिक्षा शास्त्री हैं। दूसरा नाम कौन? एंजिल। और तीसरा नाम होता है फ्रेंड्स कार्ल। ये तीनों व्यक्तियों ने इस संप्रदाय की औपचारिक रूप से स्थापना की। इस संप्रदाय में चेतना को तो केंद्र माना ही है, जैसा कि पीछे संरचनावाद में चेतना को मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना था, लेकिन वहां चेतना के तत्वों को महत्व प्रदान किया था, चेतना के साथ मस्तिष्क की संरचना को महत्व प्रदान किया था। लेकिन यहाँ चेतना के ही दूसरे रूप को या एक दूसरे कॉन्सेप्ट को मान रहे हैं। क्या? कि चेतना क्यों और कैसे कार्य करती है, दोनों चीज। फंक्शंस, वाई एंड हाउ कॉन्शियसनेस फंक्शंस, कार्यवाद पर बल दिया गया है दोस्तों, ना कि चेतना के तत्वों पर। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु में चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता को माना गया है। किसको माना है? चेतना की कार्यात्मक उपयोगिता को। देखो, कार्यात्मक उपयोगिता का मतलब क्या? कार्यात्मक उपयोगिता, फंक्शनल यूटिलिटी का मतलब हुआ फ्रेंड्स कि जो हमारा कॉन्शियस है वो कैसे काम करता है और उसकी उपयोगिता क्या है। कैसे काम करता है, हाउ हो गया, और क्यों काम करता है, ये उपयोगिता हो गई। तो देखिए, इस चीज का अध्ययन करने से हमारे चेतन का हमारे द्वारा होने वाले दैनिक गतिविधियों के साथ संबंध स्थापित किया गया। और ये सब कौन सा प्रोसेस है? मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया का ही भाग है दोस्तों। आगे देखते हैं। प्रकार्यवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मानसिक प्रक्रियाओं से है, मेंटल प्रोसेस से है। मानसिक प्रक्रियाओं का क्या अर्थ हुआ? मानसिक प्रक्रियाओं का आशय हो गया दोस्तों, मानसिक पक्ष जो होता है हमारा, उस मानसिक पक्ष में होने वाली सारी की सारी एक्टिविटीज, सारी की सारी प्रक्रियाओं को कहा जाता है मानसिक प्रक्रियाएं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आपके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आपको संवेदनाएं प्राप्त हो रही हैं। ये संवेदनाएं मस्तिष्क को पहुंच रही हैं, मस्तिष्क इनकी व्याख्या करके अर्थ प्रदान कर रहा है और उससे आपको अनुभव की प्राप्ति हो रही है और ये अनुभव अधिगम के रूप में आप में सृजित हो रहा है। तो क्या ये सारा का सारा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, कौन सा पक्ष है दोस्तों? ये आपका मेंटल पक्ष है, मानसिक पक्ष है। ये जो पक्ष है, इस पक्ष में होने वाली सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाएगी? मानसिक प्रक्रियाएं कहलाएगी, मेंटल प्रोसेस कहलाएगा। या कार्य, फंक्शंस। किसका फंक्शंस? हमारे मस्तिष्क में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं। इसको किससे संबंधित मान रहे हैं? मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित मान रहे हैं दोस्तों। कौन? प्रकार्यवादी विचारधारा। एक कोलंबिया में प्रकार्यवादी हैं जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने सीखने को एक प्रक्रिया माना है। किसकी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया। कैसे? फंक्शंस के माध्यम से। और इस सीखने की मानसिक प्रक्रिया में दो चीजों को महत्व प्रदान किया। दूसरा, क्रियाविधि, मैकेनिज्म। क्रियाविधि का मतलब क्या समझिए आप मेरे साथ साइकोलॉजी सीख रहे हैं, तो साइकोलॉजी सीखने की जो क्रियाविधि है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से साइकोलॉजी हमारे मस्तिष्क में सीखी जाती है, या साइकोलॉजी को सीखने की प्रक्रिया मस्तिष्क में किस तरीके से होती है, उस तरीके को कहते हैं मैकेनिज्म या क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि? किसी भी चीज को सीखने की क्रियाविधि। तथा चालक, ड्राइव को महत्व प्रदान किया दोस्तों। किसने? वुडवर्थ ने। पहला किसको? क्रियाविधि को। दूसरा किसको? चालक को महत्व प्रदान किया। चालक क्या है उसको समझते हैं। देखो, चालक का मतलब दोस्तों कोई ऐसी उत्तेजना या हलचल होती है जो किसी भी क्रिया को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है।
जैसे शरीर में भोजन की आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मस्तिष्क को भोजन प्राप्त करने के लिए एक मानसिक रूप से हलचल बनेगी, एक प्रेरणा बनेगी, जिसे कहा जाता है चालक, और वह है भूख। इस भूख के द्वारा व्यक्ति कुछ गतिविधियां करेगा और उन गतिविधियों के द्वारा भोजन को प्राप्त करेगा, तो यह कहलाता है चालक। किसने बोला? वुडवर्थ ने। किसको महत्व दिया? पहला क्रियाविधि को, दूसरा चालक या ड्राइव को। इस संप्रदाय में सीखने की प्रक्रिया में 3 चीजों को और महत्व दिया है दोस्तों। किन किन को? पहला पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कंटेंट, और दूसरा शिक्षण की विधियां टीचिंग मेथड्स, और तीसरा मापन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, मापन की प्रक्रिया। देखो 3 चीजें हैं। पहली चीज क्या? कि हमें क्या सीखना है, क्या कंटेंट होना चाहिए किसी भी चीज का, उस कंटेंट को कैसे सीखना है, कौन से तरीके होंगे, कौन सी विधियां होंगी, और तीसरी चीज, जिस कंटेंट को जिन विधियों के द्वारा सीखा है उसको हम कितना सीख पाए, बालक कितना सीख पाए, इसको मापने के लिए मापन की प्रक्रिया। ये संपूर्ण चीज एक प्रक्रिया के रूप में होती हैं, और इस प्रक्रिया में तीनों चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं। ऐसा नहीं कि सीखने की प्रक्रिया केवल एक चीज से बन जाए, तीनों से मिलकर बनती हैं, और इस संपूर्ण को कहते हैं सीखने की प्रक्रिया। लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में एक ट्रिंगल से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। पहला विषय वस्तु कंटेंट, दूसरा इस विषय वस्तु को सीखने की विधियां, और तीसरा मापन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार यहां पर प्रकार्यवाद जो है वो कॉन्शियसनेस या चेतना कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, इसकी कार्यात्मक उपयोगिता क्या है, इस पर बल देता है। इससे पहले हमने जाना था संरचनावाद। एक बार दोनों को थोड़ा सा कंपैरेटिव समझते हैं ताकि हमारी समझ बने। देखिए पहली चीज, दोनों समकालीन हैं। 1890 में प्रकार्यवाद और 1892 में 1992 में कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद। संरचनावाद में क्या था? संरचनावाद में चेतना के तत्वों पर महत्व दिया गया था। मन और चेतना को अलग अलग करके बताया गया था। चेतना के तत्व कौन से हैं, चेतना कैसे बनी है, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इस पर बल दिया गया था। लेकिन यहां पर चेतना क्यों और कैसे काम करती है, कॉन्शियसनेस जो है वो व्हाई एंड हाउ फंक्शंस, इस पर बल दिया गया है। दोनों में अध्ययन का क्षेत्र चेतना ही है, लेकिन चेतना के ही 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यहां पर अलग अलग संप्रदायों में अध्ययन किए जा रहे हैं दोस्तों। तो समझने की बात यह है कि यह कौन सा काल था मनोविज्ञान के अध्ययन का? यह वह काल था जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन कहा जा रहा था दोस्तों। इस चेतना के अध्ययन में पहले संरचनावादी विचारधारा, उसके सिमिलर ही प्रकार्यवादी विचारधारा विकसित हो रही थी। तो अब तक हमने 2 संप्रदायों को जाना। पहला कौन सा संप्रदाय? संरचनावादी संप्रदाय, दूसरा प्रकार्यवादी संप्रदाय। अब चलते हैं तीसरे संप्रदाय की ओर। मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म के बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी डिस्कशन किया था, बहुत ठीक से समझा भी था दोस्तों। व्यवहारवाद का प्रारंभ वाटसन से माना जाता है और व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना भी वाटसन के द्वारा की गई है। 1913 में अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में वाटसन के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई। दोस्तों पीछे हमने 2 संप्रदाय पढ़े, संरचनावाद और प्रकार्यवाद। ये दोनों ही संप्रदाय 1890 और 92 के हैं, ये 1913 का है। लगभग इन दोनों के बीच 20 साल का अंतर है, लगभग 20 साल का। इस 20 साल के अंतर में मनोविज्ञान के अध्ययन में या मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उसमें थोड़ा बदलाव आया है दोस्तों। हमने पीछे मनोविज्ञान का विकासक्रम पढ़ा था, तो मनोविज्ञान के विकासक्रम में हमने जाना था कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का अध्ययन था, फिर मन या मस्तिष्क का था, फिर चेतना का था, और आगे चल के व्यवहार का अध्ययन बना था दोस्तों। तो पीछे के जो दोनों संप्रदाय थे वो चेतना के साथ संबद्ध थे या मनोविज्ञान में कहीं ना कहीं चेतना विषय वस्तु के आसपास घूमते थे। लेकिन दोस्तों व्यवहारवाद में मनोविज्ञान को चेतना से अलग करके शुद्ध व्यवहार का विषय कहा गया है या शुद्ध व्यवहार का अध्ययन कहा गया है। तो व्यवहारवाद क्या कहता है? व्यवहारवाद का कहना है कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, और क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है इसीलिए इसकी विषय वस्तु केवल व्यवहार हो सकता है, ना कि चेतन या कॉन्शियसनेस।
क्यों नहीं हो सकता कॉन्शियसनेस दोस्तों? कॉन्शियसनेस इसीलिए नहीं हो सकता, चेतना इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि चेतना का वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाना संभव नहीं होता है, जबकि जो व्यवहार होता है प्राणी का, जो बिहेवियर होता है, उसका वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक अध्ययन किया जा सकता है। तो इस विचारधारा ने मनोविज्ञान को चेतना से आगे ले जाकर व्यवहार के साथ स्थापित किया दोस्तों, क्योंकि चेतना के लिए संरचनावादियों ने और प्रकार्यवादियों ने अंतर्दर्शन विधि या अंतर्निरीक्षण विधि का समर्थन किया था। यहाँ पर वाटसन ने अंतर्निरीक्षण विधि को पूरी तरह से नकार दिया तथा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए 4 नवीन विधियों का प्रतिपादन किया दोस्तों। उनमें से पहली विधि वाटसन ने दी है प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। दूसरी विधि है दोस्तों अनुबंधन, कंडीशनिंग। तीसरी विधि है परीक्षण, टेस्टिंग। और चौथी विधि होती है दोस्तों शाब्दिक रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्ट। इन 4 विधियों को उन्होंने अंतर्निरीक्षण विधि के स्थान पर रखा दोस्तों। वाटसन ने या फिर व्यवहारवादी संप्रदाय ने मनोविज्ञान में उद्दीपक और अनुक्रिया को जन्म दिया। उद्दीपक, अनुक्रिया, उद्दीपक स्टिमुलस और अनुक्रिया रेस्पॉन्स। तो इसको जन्म दिया वाटसन की व्यवहारवादी विचारधारा ने। वाटसन की जो व्यवहारवादी विचारधारा है दोस्तों, वो 1905 में पावलोव का जो अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत था, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी थी, CR थ्योरी थी, उससे प्रभावित था। इसीलिए उद्दीपक अनुक्रिया के साथ में काम करता था दोस्तों। उद्दीपक अनुक्रिया को महत्व प्रदान करने वाले इस संप्रदाय में क्या कहा गया कि पहले प्राणी के व्यवहार को जानने के लिए जानवरों पर प्रयोग किए जाने चाहिए, उसके बाद ऐसे ही प्रयोग मनुष्य या अन्य मानवों के व्यवहार पर किए जाने चाहिए दोस्तों। व्यवहारवाद जो है ये सही तरीके से महसूस किए गए व्यवहार तथा मापन योग्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है दोस्तों। तो व्यवहारवाद क्या कहता है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है या व्यवहार के विज्ञान का या व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है। तो दोस्तों इस प्रकार वाटसन के द्वारा व्यवहारवादी संप्रदाय स्थापित हुआ, जिसमें स्किनर को मूल व्यवहारवादी कहा जाता है और स्किनर के साथ अन्य कई व्यवहारवादी हैं जिन्होंने इस विचारधारा का या फिर इस संप्रदाय का समर्थन किया। एक बार पुनः देखते हैं वाटसन द्वारा स्थापित व्यवहारवादी संप्रदाय किसने स्थापना की दोस्तों? तो वाटसन ने 1913 में कहा कि जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है वहां पर वाटसन के द्वारा व्यवहारवादी संप्रदाय की स्थापना हुई। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। कौन सा दोस्तों? वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव तथा प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, न कि चेतना। एक बार थोड़ा समझते हैं वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हो गया। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता जिसको आसानी से चीज़ों को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, या जो प्रेक्षणीय होती हैं वो वस्तुनिष्ठ कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिव चीज़ें, तो ऑब्जेक्टिव है मनोविज्ञान तथा ये प्रयोगात्मक है। मनोविज्ञान में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, इन सब पर प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि प्रयोग किए जाते हैं इसलिए यह विज्ञान है। तो वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक है, इसलिए इसका अध्ययन या इसकी विषय वस्तु क्या होगा? इसकी विषय वस्तु होगा दोस्तों व्यवहार, बिहेवियर होगा, न कि चेतना। तो यहां पर इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को चेतना से अलग करके व्यवहार के साथ स्थापित किया। वाटसन के द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया, या व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया है। उद्दीपक होता है स्टिमुलस, अनुक्रिया होता है रेस्पॉन्स। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया कैसे, अचानक से आपको जोर से आवाज आती है और आप उस ध्वनि की तरफ देखते हैं, तो आवाज का आना उद्दीपक, आपका उस तरफ देखना अनुक्रिया। भोजन को देखकर लहर आना, तो भोजन उद्दीपक और उसको देखकर लहर आना क्या हो गया? अनुक्रिया हो गया। तो व्यवहारवादी क्या कहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी व्यवहार होता है, जो भी अनुक्रिया होती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्दीपक रेस्पॉन्सिबल होता है, या उद्दीपक के प्रति ही व्यक्ति की अनुक्रियाएं, प्राणी की अनुक्रियाएं होती हैं। तो उद्दीपक अनुक्रिया को व्यवहारवाद ने ही मनोविज्ञान में स्थान दिया है। वाटसन ने अंतर्निरीक्षण विधि को अस्वीकार किया, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को नकार दिया तथा मनोविज्ञान की 4 नई विधियां बताई। कितनी विधियां? 4 नई विधियां दोस्तों। पहली विधि है प्रेक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन। दूसरी विधि है अनुबंधन, कंडीशनिंग। और तीसरी विधि है परीक्षण, टेस्टिंग। और चौथी विधि है
शाब्दिक रिपोर्ट, वर्बल रिपोर्टिंग। इसके अलावा यह जो सिद्धांत है यह पावलोव के अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत से प्रभावित था। पावलोव ने 1905 में अपने कुत्तों पर प्रयोग करते हुए कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी दी थी, अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। वहां पर अनुक्रिया के लिए पावलोव ने किसी भी अनुबंधन को जिम्मेदार माना था, तो उससे प्रभावित था ये वाटसन का व्यवहारवादी संप्रदाय। इस संप्रदाय में पशु व्यवहार पर प्रयोग करते हुए मानव व्यवहार पर प्रयोग करने को बल दिया गया था, क्योंकि पहले पशु जो है वो मानव से थोड़ा सा मेंटल प्रोसेस में एक लेवल कम होता है। इसीलिए अगर कोई भी प्रेक्षणीय व्यवहार पशु के साथ काम करता है तो वैसा ही व्यवहार उच्च मानसिक स्तरों पर मनुष्यों के साथ भी काम करेगा। इसलिए इनका कहना था कि जो भी सिद्धांत मनोविज्ञान में दिया जाए उस पर किसी पशु के साथ प्रयोग किया जाए और उसको फिर मानव के ऊपर अप्लाई किया जाए। इसके अतिरिक्त व्यवहारवाद महसूस किए हुए तथा मापन योग्य व्यवहार पर बल देता है। कौन सा? महसूस किए हुए तथा मापन योग्य व्यवहार पर बल देता है। जिसको हमने महसूस कर लिया उसका माप भी कर सकते हैं। तो शुद्ध, निश्चित, धनात्मक व्यवहार का पक्ष किसने लिया? वाटसन ने। और यह विचारधारा कहलाई दोस्तों, यह संप्रदाय कहलाया व्यवहारवादी संप्रदाय। तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान का अगला संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 में मैक्स वर्दीमर द्वारा की गई। मैक्स वर्दीमर के दो सहयोगी मनोवैज्ञानिक थे जो जर्मनी के रहने वाले हैं। एक का नाम है कोफका और दूसरे का नाम है कोहलर। कोफका, कोहलर और मैक्स वर्दीमर तीनों ने मिलकर साथ में काम किया है। लेकिन अगर आपको संस्थापक की बात पूछे किसने स्थापना की तो आंसर होगा मैक्स वर्दीमर, तथा कोहलर को और कोफका गेस्टाल्टवाद के सह संस्थापक कहलाते हैं दोस्तों। ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी भी कहलाते हैं। गेस्टाल्टवाद असल में जर्मन भाषा का एक शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा। मनोविज्ञान में जो टर्मिनोलॉजी है इसमें मोस्टली जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो ग्रीक या यूनानी भाषा के हैं या फिर लैटिन के हैं। लेकिन गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट वर्ड जो है वो जर्मन भाषा का है, आपको याद रखना है। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है समग्र, समाकृति, आकार या संपूर्ण। यहाँ समग्र समाकृति से मतलब होता है दोस्तों मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन को लेकर, मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन को लेकर। तो गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान में मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल देता है। किस पर बल देता है? मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल देता है। गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के संगठन पर बल देता है। गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की ओर जाने की प्रक्रिया पर बल देता है दोस्तों। तो गेस्टाल्टवाद असल में क्या होता है, हमारी मानसिक प्रक्रियाएं किस प्रकार संगठित होकर कोई भी संक्रिया करती हैं, समस्याओं का समाधान करती हैं या कुछ नया अधिगम करती हैं, इसे कहा जाता है गेस्टाल्ट या मानसिक प्रक्रियाओं का संगठित होना दोस्तों। एक बार देखते हैं यहाँ पे गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन होंगे? मैक्स वर्दीमर। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। कब की इन्होंने स्थापना? 1912 में। गेस्टाल्टवाद में मैक्स वर्दीमर के साथ दूसरे व्यक्ति कौन है? कोफका। तीसरे कौन है? कोहलर। तो ये तीनों ही क्या है? ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है? जर्मन भाषा का है, आपको ध्यान रखना है। ये गेस्टाल्ट वर्ड जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है समग्र, समाकृति, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन, या आकार, शेप या फिर आकृति। ये सब किसके संदर्भ में है? मानसिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में है। किसका समग्र या समाकृति? मानसिक प्रक्रियाओं का, मानसिक संगठनों का, मेंटल कॉन्सेप्ट्स का एक समग्र होना क्या कहलाता है? गेस्टाल्ट कहलाता है दोस्तों। गेस्टाल्टवाद के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का विज्ञान है, मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन का आशय हो गया कि जब हमारी मानसिक प्रक्रियाएं किसी भी कार्य को करती हैं या मेंटल प्रोसेस घटित होते हैं तो ये अलग अलग नहीं होते, ये संगठनात्मक रूप से ऑर्गेनाइज होके सारी प्रोसेस को बनाते हैं। ऐसा कौन मानते हैं? गेस्टाल्टवादी संप्रदाय वाले ऐसा मानते हैं दोस्तों। इसीलिए गेस्टाल्टवाद में प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के संगठन पर बल दिया जाता है। किस पर? प्रत्यक्षीकरण तथा
अनुभवों के संगठन पर। अनुभवों के संगठन का मतलब क्या हो गया? क्योंकि मानसिक प्रक्रिया में संगठन होता है, मेंटल प्रोसेस संगठनात्मक रूप से काम करता है, इसीलिए सीखने के दौरान या व्यवहार के दौरान व्यक्ति में कई सारे अनुभव संगठित रूप से इकट्ठे होते हैं, और यह जो संगठन होता है यह फिर मानव में व्यवहार का अध्ययन होता है या मनोविज्ञान की विषय वस्तु कहलाता है। दोस्तों, गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की ओर जाने पर बल देता है। देखिए, पूर्ण से अंश की ओर जब आगे हम सीखने की प्रक्रिया में या सीखने के सिद्धांतों में गेस्टाल्टवाद पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार व्यक्ति के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो वह अपनी समग्र या संपूर्ण का अवलोकन करता है, फिर मस्तिष्क में चीजों पर विचार करता है, मानसिक शक्तियों को संगठित करता है और अचानक से उसमें एक सूझ बनती है और उस सूझ के द्वारा वो समस्या का समाधान कर लेता है। दोस्तों, तो यह संप्रदाय कहलाता है गेस्टाल्टवाद। यह हमारा चौथा संप्रदाय है। पहला संप्रदाय हमने पढ़ा दोस्तों संरचनावाद, दूसरा पढ़ा प्रकार्यवाद, तीसरा हमने पढ़ा व्यवहारवाद और चौथा है गेस्टाल्टवाद। मनोविज्ञान लगातार आगे की ओर चल रहा है और इस लगातार आगे की ओर चलने के दौरान इसकी विषय वस्तु में या इसकी अध्ययन की सामग्री में जो बदलाव आ रहे हैं वही संप्रदाय हैं। तो फिर अब आगे पढ़ते हैं पांचवा संप्रदाय। तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान का पांचवा संप्रदाय है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। दोस्तों, मनोविश्लेषण का संप्रदाय ऑस्ट्रिया में वियना के रहने वाले सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान में अध्ययन को लेकर अचेतन को महत्व प्रदान किया है। उन्होंने चेतन अवस्था का कम वेटेज देते हुए अचेतन को ज़्यादा वेटेज दिया और मनोविज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र अचेतन को कहा। सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के द्वारा होने वाले सभी साधारण और असाधारण व्यवहारों के लिए उसका अचेतन जिम्मेदार होता है, अनकॉन्शियस जिम्मेदार होता है। दोस्तों, और इस अनकॉन्शियस के अध्ययन के लिए सिगमंड फ्राइड ने कई प्रकार की विधियां भी दी हैं, जिनमें से एक विधि है दोस्तों स्वप्न विश्लेषण, एक विधि है फ्री एसोसिएशन स्वतंत्र साहचर्य और एक विधि है दोस्तों सम्मोहन विधि। इन विधियों के द्वारा सिगमंड फ्राइड ने अचेतन के अध्ययन की व्याख्या की है। सिगमंड फ्राइड ने मन मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं दी और इन 3 अवस्थाओं को 3 मेंटल लेवल भी कहा गया, मन के स्तर कहा गया। इन 3 स्तरों में पहला स्तर उन्होंने कहा चेतन, दूसरा अचेतन और तीसरा अर्धचेतन। इन मेंटल लेवल्स में सबसे ज़्यादा वेटेज उन्होंने दिया अचेतन को, जो संपूर्ण का 90% होता है। फिर सेकंड नंबर पे चेतन, जो संपूर्ण का 10% होता है, और अर्धचेतन दोनों के बीच की स्थिति है। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने हमारे संपूर्ण मेंटल लेवल को चेतन और अचेतन के बीच कनेक्शन बताते हुए चेतन को अचेतन से पृथक किया। फ्राइड के अनुसार या साइको एनालिसिस के अनुसार या मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के अनुसार संपूर्ण गतिविधियां अचेतन के द्वारा होती हैं, क्योंकि चेतन केवल तभी एक्टिव होता है जब व्यक्ति जागृत होता है, जागृत अवस्था में होता है। चेतन का संबंध मस्तिष्क के साथ होता है। जो ही व्यक्ति का शरीर और मस्तिष्क सो जाता है तो उसके साथ ही चेतन भी सो जाता है, और अचेतन व्यक्ति के सोने के बाद भी जागृत रहता है। तो अचेतन मन का वह लेवल होता है जो हमेशा जागृत रहता है, हमेशा एक्टिव होता है, व्यक्ति की जागृत अवस्था में भी और सो जाने के बाद भी। सिंपल यूँ समझें कि जब हम जागृत होते हैं, जब हमें संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, जब हम वर्तमान अनुभव को महसूस करते हैं, तो यह अवस्था कहलाती है दोस्तों चेतन अवस्था, जो वर्तमान व्यवहार के साथ संबंधित होती हैं। और अचेतन अवस्था वह कहलाती है जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है, बेहोशी में होता है, कोमा में चला जाता है, उसका शरीर और मस्तिष्क सो जाता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह हमारा अचेतन होता है। यह अचेतन लगातार कार्य करता रहता है। व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी अनुभव प्राप्त करता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, उन सारी चीज़ों को लगातार चेतन में जो करता है वो धीरे धीरे लगातार अचेतन में सेव होती रहती है और एक बड़ा अचेतन बन जाता है। इसीलिए अचेतन को दमित इच्छाओं का भंडार भी कहा जाता है। ऐसी चीज़ें जो हमारे पास चेतन में नहीं है वो अचेतन से सृजित होती हैं। हम जो लगातार सीख रहे हैं वो अचेतन में इकट्ठा होता रहता है, और जो ही हम उन चीज़ों को वापस चेतन में लेके आते हैं तो चेतन और अचेतन के बीच कनेक्शन बनता है और हमें चीज़ें याद आने लगती हैं।
आगे हम डिटेल से समझेंगे साइको एनालिसिस थ्योरी जब मैं आपको समझाऊंगा, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जब मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ सिर्फ हमने एक परिचय दिया है कि किस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान में एक संप्रदाय दिया जिसका नाम था मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय, साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखते हैं फ्रेंड्स एक बार फिर से, तो मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ के रहने वाले हैं। और फ्राइड ने मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना की। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय किसको महत्व प्रदान करता है फ्रेंड्स? अचेतन को, अनकॉन्शियस को महत्व प्रदान करता है। देखिए, मनोविज्ञान के अर्थों में और क्षेत्र में लगातार बदलाव आ रहा है। मैंने पहले आपको बताया था, आत्मा से मन मस्तिष्क पे आ गया, फिर चेतन पे आ गया, और चेतन से भी अब किस ओर आ रहा है? अचेतन की ओर आ रहा है। किसको महत्व दिया जा रहा है? अनकॉन्शियस को महत्व दिया जा रहा है। और ये क्या कहते हैं फ्राइड? यह संप्रदाय क्या कहता है कि व्यक्ति के द्वारा होने वाले सभी सामान्य और असामान्य व्यवहार कहाँ घटित होते हैं? इस अचेतन में ही दिखाई देते हैं या इसी के द्वारा घटित होते हैं। अचेतन को जानने की या इसका अध्ययन करने की मनोविज्ञान में फ्राइड ने 3 विधियां दी हैं। पहला है मुक्त साहचर्य विधि, फ्रो एसोसिएशन मेथड। दूसरा है दोस्तों सम्मोहन, हिप्नोसिस। तीसरी विधि है स्वप्न की व्याख्या, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। इन तीनों विधियों के द्वारा इन तीनों विधियों के द्वारा मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय में अचेतन को समझा जाता है या फिर अचेतन की व्याख्याएं की जाती हैं। अचेतन के व्यवहारों को जानने का प्रयास मनोविज्ञान में किया जाता है। दोस्तों, फ्राइड ने मन के 3 लेवल बताए हैं। लेवल, मेंटल लेवल, उनमें से पहला लेवल है फ्रेंड्स चेतन, कॉन्शियसनेस। दूसरा अचेतन, अनकॉन्शियस। और तीसरा है अचेतन, सबकॉन्शियस। ये जो चेतन होता है ये संपूर्ण का 10% होता है, अचेतन संपूर्ण का 90% होता है, और अर्धचेतन इन दोनों के बीच की स्थिति होती है फ्रेंड्स। वर्तमान से जुड़ा हुआ जागृत अवस्था, जहाँ संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं, भाव और बिंब और प्रतिबिंब बनते हैं, वह कौन सा? चेतन, जिसके प्रति हम सतर्क होते हैं। दूसरा, जिसके प्रति हम सतर्क नहीं होते हैं, जो जागृत अवस्था में नहीं होता है, जब हमारे मस्तिष्क और शरीर से होने वाले क्रियाएं हमें सीधी प्राप्त नहीं होती हैं, उसे कहा जाता है अचेतन, जो दमित इच्छाओं का भंडार गृह होता है या हमारे द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के अनुभवों को संचित रखता है, वह अचेतन कहलाता है। दोस्तों, फ्राइड ने चेतन और अचेतन को तथा अर्धचेतन को समझाने के लिए, मेंटल लेवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए संपूर्ण मन मस्तिष्क की एक आइसबर्ग से तुलना की है। दोस्तों, आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा, अगर आइसबर्ग को हम पानी में डालते हैं तो क्या देखते हैं? उसका 90% भाग पानी में चला जाता है और 10% भाग ऊपर रहता है। और पानी में अंदर और बाहर वाला हिस्सा एग्जैक्ट नहीं होता, वो हिलते रहता है, तो कभी कुछ हिस्सा पानी में जाता है, कुछ हिस्सा बाहर आता है। देखिए इस प्रकार ये जो नीचे वाला हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा, इसे सिगमंड फ्राइड ने अचेतन कहा है, अचेतन। और इसके ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? चेतन। और ये दोनों के बीच वाली अवस्था क्या है? अर्धचेतन, जिसकी तुलना उन्होंने आइसबर्ग के साथ की है। इस आइसबर्ग के द्वारा उन्होंने हमारे व्यक्तित्व को भी समझाने की कोशिश की है। आगे जब हम व्यक्तित्व के सिद्धांत पढ़ेंगे तब मैं इस चीज़ को और डिटेल से बताऊंगा कि कैसे चेतन और अचेतन के साथ हमारे व्यक्तित्व के 3 हिस्से संबंधित होते हैं। हमने यहाँ पर बात की दोस्तों मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की, जो किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया। किसको महत्व दिया? मनोविज्ञान में अध्ययन को लेकर अचेतन को महत्व दिया। चलते हैं अगले संप्रदाय की ओर। तो फ्रेंड्स, हमने मनोविज्ञान के 5 संप्रदायों को समझा। मनोविज्ञान में इन 5 संप्रदायों को ही मुख्य माना जाता है, किंतु आगे चल के मनोविज्ञान का अध्ययन और अलग अलग दिशाओं में डेवलप हुआ और कुछ अन्य संप्रदाय भी विकसित हुए, जिनमें से एक संप्रदाय है दोस्तों जीन पियाजे द्वारा स्थापित संज्ञानवादी संप्रदाय, कोग्निटिव। संज्ञान में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का कहना यह है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु जो है वो मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न संप्रत्यय जैसे तर्क वितर्क है, चिंतन, स्मरण, स्मृति, समस्याओं का समाधान तथा मानसिक संप्रत्यय, इन सब का अध्ययन करना है। जीन पियाजे ने मानसिक विकास का अध्ययन किया
और मनोविज्ञान में विकासात्मक सिद्धांत भी दिया दोस्तों। इसीलिए उनके द्वारा विकसित संप्रदाय को कहा जाता है संज्ञानात्मक संप्रदाय। संज्ञानात्मक संप्रदाय में मनोविज्ञान को मानसिक शक्तियों के विकसित होने की विषय वस्तु के साथ संबंधित किया गया है। एक और संप्रदाय है जो आगे चलकर विकसित हुआ, जिसे कहा जाता है साहचर्यवाद। साहचर्यवाद जॉन लोक के द्वारा विकसित किया गया और साहचर्यवाद में पूर्व अनुभव या पूर्व जानकारियों के आधार पर नवीन जानकारियां या नवीन अनुभवों के द्वारा सीखने को महत्व दिया गया है दोस्तों। एक और संप्रदाय विकसित हुआ जिसे कहा जाता है मानवतावाद, अब्राहम मेस्लो का। अब्राहम मेस्लो के मानवतावादी संप्रदाय में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुभूतियों को विकसित करने के ऊपर बल दिया गया है। आगे चल के एक और संप्रदाय विकसित हुआ जिसे कहा जाता है प्रेरकीय संप्रदाय, मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल ने समस्त संवेगों के लिए, मानवीय व्यवहार के लिए मूल प्रवृत्तियों को जिम्मेदार माना है। उनका कहना यह है कि इन मूल प्रवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के मौके दिए जाने चाहिए, जिससे हमारे संवेग बनते हैं, और इस प्रकार यह मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, मुख्य 5 संप्रदायों के अतिरिक्त कुछ ये भी विचारधाराएं हैं, एक बार पुनः देखते हैं। पहला, जैसा कि हमने डिस्कशन किया, संज्ञानवाद किसने दिया दोस्तों? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक हैं और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। जीन पियाजे ने विभिन्न मानसिक क्रियाओं पर जोर दिया मनोविज्ञान के अध्ययन में। पहली मानसिक क्रिया तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान तथा कॉन्सेप्ट्स, इन सबको मनोविज्ञान की विषय वस्तु माना दोस्तों। हम प्रत्येक को समझेंगे आगे जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं और कैसे बालक के विकास के साथ इनका संबंध होता है। संज्ञानवादी विचारधारा को आगे चल के निर्मितवाद भी कहा गया। कंस्ट्रक्टिनिज्म, निर्मितवाद में दोस्तों मानव के मन को कंप्यूटर से तुलना की गई, जिसमें पहले चीज़ों को इनपुट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है और बाद में उनको आउटपुट भी किया जाता है। तो कंप्यूटर की तरह से मानव मन की संरचना को या उसके निर्मितवाद को, कंस्ट्रक्शन को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। मन की तुलना कंप्यूटर से की, जिसमें मन सूचना प्राप्त करता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन सूचना प्राप्त करता है, फिर उनमें प्रोसेस करता है, मानसिक शक्तियों के साथ मेंटल प्रोसेस चलता है, उनको स्टोर करता है, संचित करता है हमारे चेतन और अचेतन मन में, और उसके बाद ये सब व्यवहार में पुनः प्रकट होने लगती हैं। तो उसे कहते हैं पुनः प्राप्त करना। ये चीज़ें आउटपुट होने लगती हैं। मानव के मस्तिष्क में होने वाली इन सभी संरचनाओं को संज्ञानवाद के साथ निर्मितवाद भी कहा गया। और इसके प्रमुख समर्थक हैं दोस्तों जेरोम ब्रूनर, वाइगोत्स्की और कूटलेविन। अगला साहचर्यवाद, एसोसिएशन, जॉन लोक ने इसको डेवलप किया है दोस्तों। जॉन लोक कहते हैं कि हमारे सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे पूर्व ज्ञान या पूर्व जानकारियों का जब नवीन ज्ञान या नवीन जानकारियों के बीच कनेक्शन बनता है, एसोसिएशन बनता है, साहचर्य बनता है, इससे हम सब सीखते हैं और यह मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। अगला मानवतावाद, जिसमें अब्राहम मेस्लो ने मानव की स्वतंत्रता और आत्म अनुभूति के विकास पर बल दिया। और उसके बाद प्रेरकीय संप्रदाय, जिसको मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के साथ विकसित होने पर बल दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ मनोविज्ञान के मुख्य संप्रदाय थे जहां हमने मनोविज्ञान लगातार कैसे विकसित हुआ, मनोविज्ञान जो पहले प्रारंभ में आत्मा का अध्ययन था, आगे चल के मन या मस्तिष्क का अध्ययन हुआ, आगे चल के चेतना का अध्ययन हुआ, आगे चल के व्यवहार का अध्ययन हुआ, और इस पूरी विकास यात्रा में मनोविज्ञान के अर्थों के बदलाव के साथ साथ विभिन्न समूहों में मनोविज्ञान की विषय वस्तु को क्या क्या माना गया, मनोविज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया गया, इन सारी चीज़ों को लेकर मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कशन किया। जो मुख्य 5 संप्रदाय मैंने आपको डिस्कशन किए हैं, एक बार उनकी टेबल बना के कंपेरेटिव स्टडी करना, पहला संप्रदाय, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, एक टेबल के साथ उनको एनालिसिस करके समझना। मुझे लगता है अगर आपने एनालिसिस करके समझा तो मनोविज्ञान में इन सारे संप्रदायों को बहुत ठीक से आप समझ पाएंगे।
और मनोविज्ञान के संप्रदाय अगर आपने समझ लिए दोस्तों, तो आगे जब हम अधिगम पढ़ेंगे, मनोविज्ञान को विभिन्न अर्थों में समझेंगे, तो ये सारे के सारे संप्रदाय आगे चल के पुनः हमारे अधिगम के साथ जुड़ने वाले हैं। दोस्तों आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप इनके साथ रेगुलर काम करते हुए आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों के द्वारा आपके व्यवहार को और गुणवत्ता प्रदान करने वाले हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। व्यस्त रहिए और सीखते रहिए।